हेलो एवरीवन, मैं यानी प्रीति मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपनी क्लासेस में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम अपना 12th लेके आए हैं। आज इससे हम अपना 12th स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा आज का जो ये क्लास है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई 11th में उतनी ज़्यादा रेगुलर नहीं हो पाई होगी जितने अच्छे से वो करते होंगे, क्योंकि ऐसा टाइम पीरियड हम लोगों ने अभी ख़त्म किया है। क्योंकि ऐसा टाइम हम लोगों के बीच गुजरा है, ऐसा नुकसान हुआ है, कोरोना ने हम सबका ऐसा नुकसान किया है कि हम लोग अपना जिस तरह से बेस हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वो नहीं हो पाया है ना। तो 11th क्लास के बच्चों, अब आप 12th में आ गए हो तो अब बिल्कुल एकदम तैयार हो जाओ। 12th बोर्ड होता है और बोर्ड में हमको बहुत अच्छे मार्क्स ही नहीं, बहुत अच्छी नॉलेज भी गेन करनी होती है, क्योंकि आगे हमें कहीं ना कहीं किसी कंपटीशन में बैठना होता है ना। तो चलिए तैयार हो जाइए और आज हम पढ़ेंगे अपना 12th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ सॉलिड स्टेट। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जो सॉलिड स्टेट होता है, सॉलिड स्टेट को हम हिंदी में बोलते हैं ठोस अवस्था। ठीक, गेट इट? क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था। ठीक, ठोस अवस्था जैसा कि नाम में लिखा है, जब हम ठोस अवस्था पढ़ने जा रहे हैं तो क्यों ना पहले हम पढ़ लें ठोस, है ना। और जहाँ आप ठोस पढ़ोगे वहीं आपने द्रव पढ़ा होगा और वहीं आपने गैस भी पढ़ा होगा। याद आ रहा है आपको पूर्व ज्ञान पिछले जन्म का, मतलब कि 11th का? याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है कि आपने एक चीज़ पढ़ी थी जहाँ आपने पढ़ा ठोस द्रव गैस। कहाँ याद आया कुछ? यस, बिल्कुल सही, द्रव यानी कि मैटर। आपने पढ़ा था कि जो मैटर होता है उसकी 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी कि जो द्रव्य होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं द्रव्य। जो द्रव्य होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव और गैस। ठीक, जिसमें हम ठोस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ठोस अवस्था क्या है। यानी अब हम समझ रहे हो आप कि हम कितना डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। कहाँ हम 9th में मैटर के बारे में पढ़ते थे, फिर हमने 11th में आके ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। अब कहाँ 12th में हम पूरा ठोस के बारे में पढ़ रहे हैं। अब दिमाग दौड़ाओ आप, दुनिया में जो जो चीज़ ठोस है उन सब की स्टडी, उन सब के स्ट्रक्चर के बारे हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करें। तो जब बात कर रहे थे हम ठोस अवस्था की, ठीक, तो क्यों ना बात कर ले हम ठोस की। ठीक, तो क्यों ना बात कर ले हम ठोस की। तो ठोस का आयतन व आकार निश्चित होता है। क्या पढ़ा हमने? ठोस का आयतन व आकार निश्चित होता है। ये तो हम अपना 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हाँ, ठोस ही वो है जिसका सॉलिड, जो ठोस जो होते हैं उनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। जैसे कि एग्जांपल अगर ले लें कि अगर हमने जैसे कि हमने ये लिया हुआ है ना, ये सॉलिड है ना, सॉलिड, ये बहुत टाइट है, सॉलिड है, ठोस है। अगर इसको किसी और चीज़ में डाल दें तो क्या ये लंबा हो जाएगा? क्या ये छोटा हो जाएगा? नहीं ना। इसका जितना वेट है, जितना इसका आयतन है, जैसा इसका आकार है, कोई परिवर्तित नहीं होएगा, है ना। सेम किसी भी सॉलिड चीज़ को देख लो आप, किसी लकड़ी के टुकड़े को देख लो आप, उसे जितना भी दबाओ, कुछ भी कर लो, जितना प्रेस कर लो, चाहे उसे पानी में डिज़ोल्व कर दो, चाहे उसे कहीं किसी बड़े बर्तन में डाल दो, चाहे किसी छोटे बर्तन में डालो, उसके आकार में, उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, ध्यान सुनिएगा। डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार ठोस की। तो ठोस वह द्रव्य है जिसका आयतन व आकार निश्चित होता है, यानी आयतन और आकार परिवर्तित नहीं होता, जितना होता है उतना ही रहता है, एनी कंडीशन। ठीक, अब क्यों होता है? तो ये डायग्राम आप देखिए। ये डायग्राम में क्या कि हमने इसके मॉलिक्यूल्स बना दिए। जैसे हम सॉलिड की बात कर रहे हैं ना, ये हमारा कोई सॉलिड है, ठीक, तो सॉलिड के अंदर इस तरह से मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बीच में आप पढ़ चुके हो 11th में, होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हिंदी में बोलते हैं इसको हम अंतराणुक बल। ठीक, अंतराणुक बल क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है?
बहुत ज़्यादा होता है। अब बहुत ज़्यादा होता है का मतलब क्या मतलब हुआ? बहुत ज़्यादा होता है क्यों? देखिए, अब ऐसा क्यों, आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि आप ये आपका दोस्त, ये आपकी फ्रेंड और ये आपके फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड, ठीक। ये इधर धक्का मार रहे हैं, आप इन्हें इधर धक्का मार रहे हो, ठीक। ये भी आपको इधर धक्का मार रहे हैं, ये भी आपको इधर धक्का मार रहे हैं, इनको भी आप इधर धक्का मार रहे हो, इनको भी आप इधर धक्का मार रहे हो। तो क्या होगा बताओ, क्या होगा? हम अगर किसी चीज़ को इधर धक्का मार रहे हैं और ये हमें इधर धक्का मार रहा है तो क्या होगा? हम अपनी जगह ही स्थिर रहेंगे। अगर दोनों लोग बराबर ताकत लगा रहे हैं, दोनों लोग बराबर फोर्स लगा रहे हैं। सेम यहाँ कि ये मॉलिक्यूल इस पर लगा रहा है। अब यहाँ की बात कर लेते हैं, एक और बना लेते हैं। ये इस पर धक्का मार रहा है, बदले में ये भी इस पर धक्का मार रहे हैं। ये इसको धक्का मार रहा है, बदले में ये इसको धक्का मार रहे हैं। ये इसको लगा रहा है, ये धक्का जो है ना, यही अंतराणुक बल है। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतना ज़्यादा होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे को इधर की ओर एक आकर्षण बल लगाते हैं, जिसके कारण ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक दूसरे से दूर दूर जा ही नहीं पाते। और क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स इतना ज़्यादा होता है, ये इतना ज़्यादा बल लगाते हैं एक दूसरे के बीच में, इतना ज़्यादा आकर्षण बल होता है, ये एक तरह का क्या होता है, ये एक तरह का आकर्षण बल होता है ना। आप 11 में पढ़ चुके हो। तो ये एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये इनके बीच में इतना ज़्यादा होता है कि इनके बीच में जो स्थान देख रहे हो आप, ये स्थान बहुत कम होता है। इस स्थान को हम क्या बोलते हैं? इस स्थान को भी आप पढ़ चुके होंगे। अंतरा, बड़ा बड़ा लिख देते हैं, अंतरा अणुक स्थान, ठीक। समझ में आ रहा है आपको कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने पास पास होते हैं कि उनके बीच में बिल्कुल भी ये स्थान रिक्त नहीं रहता। इस स्थान को हम बोलते हैं अंतराणुक स्थान। तो आपको दिख रहा है ये अंतराणुक स्थान कैसा है? बहुत कम। क्यों कम है? क्योंकि इनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, इनके अणुओं के बीच में एक तरह का आकर्षण बल काम करता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। उस बल को हम बोलते हैं अंतराणुक बल। ये एक तरह का आकर्षण बल होता है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, और मॉलिक्यूल्स को, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को इतना फोर्सफुली पकड़े होते हैं कि वो कहीं भी, जैसे आप ठोस को ऊपर की ओर से दबा रहे हो, इसको इधर से दबा रहे हो, तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो है वो अपनी जगह ही कंपन कर सकता है, ये अपनी जगह हिल सकता है, लेकिन ये अपने स्थान को परिवर्तित नहीं कर सकता, क्योंकि भाई इस पर भी वही फोर्स लग रहा है ना। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कण होते हैं, ये अपनी ही जगह कंपन कर सकते हैं, लेकिन अपने स्थान को नहीं छोड़ पाते, क्योंकि इनके मध्य में अंतराणुक आकर्षण बल काम करता है। अंतराणुक आकर्षण बल काम करने के कारण इनके बीच में जो रिक्त स्थान है, जिसे हम अंतराणुक स्थान कहते हैं, वो बहुत कम होता है, इसलिए ठोस ठोस होते हैं, ठीक। और छोटा सा जल्दी से हम देख लेते हैं द्रव के बारे में। द्रव के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में अंतराणुक स्थान बहुत ज़्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसलिए आप द्रव को किसी भी कंटेनर में डालो, जिस कंटेनर में डालोगे वो उसका आकार ले लेगा, ठीक है। लेकिन ठोस के साथ ऐसा नहीं होता। ठोस के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं। मॉलिक्यूल बहुत पास पास होने के कारण उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा लगता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब यानी कि अंतराणुक जो आकर्षण बल है ये बहुत ज़्यादा लगेगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो बहुत कम हो जाएगा। इसके कारण जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने ही स्थान पे कंपन कर सकते हैं, अपने स्थान को, अपने स्थान से इधर उधर नहीं हो सकते, अपने स्थान पे ही कंपन करते हैं, जिस कारण ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। समझ में आ गया? अच्छा, देख लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठोस का आकार और आयतन निश्चित क्यों होता है? तो आप लिखोगे क्योंकि ठोस के अणुओं के मध्य जो है वो स्थान बहुत कम होने के कारण। कौन सा स्थान? ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं, उनके मध्य अंतराणु का स्थान बहुत कम होता है, जिसके कारण उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए उसका जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, जिसके कारण उसके अणु फोर्स लगाने पर भी अपने स्थान को परिवर्तित नहीं कर पाते, अपने स्थान पे ही कंपन करते हैं, जिसके कारण ठोस का आयतन व आकार निश्चित होता है, ठीक। समझ में आ गया? क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठोसों का वर्गीकरण। ठीक, अब हम पढ़ते हैं ठोसों का वर्गीकरण।
क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ठोस पदार्थों का वर्गीकरण। तो ठोस पदार्थों को दो पार्ट में बांटा गया है। एक को यहाँ लिखते हैं, दो भागों में बांटा गया है। एक को बांटा गया है क्या? क्रिस्टलीय ठोस। ठोस पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, एक को क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा को अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए, इसको बोलते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड और इसको बोलते हैं हम एमॉर्फस, और इसको बोलते हैं हम अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, बहुत कॉमन है। क्रिस्टलीय सॉलिड जैसा नाम से दिख रहा है आपको, क्रिस्टल, और अक्रिस्टलीय यानी कि क्रिस्टल फॉर्म में नहीं होगा। अच्छा, क्रिस्टल का वर्ड मतलब आप जानते हो? क्रिस्टल का मतलब होता है एक छोटा सा दाना, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा, मोस्टली जो स्टोन होते हैं, जो पत्थर होते हैं, उनके लिए हम ये क्रिस्टल वर्ड यूज़ करते हैं ना। तो क्रिस्टलीय यानी क्रिस्टल फॉर्म में। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, क्योंकि वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, तो क्या है यहाँ पे इन दोनों में जो है ना डिफरेंस पूछा जाता है कि दूसरा क्वेश्चन जो आपका यहाँ से बनता है वो बनता है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताइए। ठीक है, तो हम लोग उसको कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है कि इनके गलनांक निश्चित होते हैं। भाई क्या बोल रहे हैं? इनके गलनांक निश्चित होते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस के गलनांक जो होते हैं कैसा होता है? क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। क्यों कहा जा रहा है ऐसा? कि जब हम किसी क्रिस्टलीय ठोस को गर्म करते हैं तो वह उस ताप पर तीव्रता से द्रव में परिवर्तित हो जाता है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि इसके गलनांक निश्चित है, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो निश्चित होता है। एक निश्चित ताप पर जब ठोस को हम गर्म करते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अलग अलग ठोस के लिए अलग अलग उसका ताप होता है, अलग अलग उस गलनांक पे वो परिवर्तित होता है, मेल्ट होता है। ठीक, चलिए अब दूसरा क्या है कि जब हम किसी क्रिस्टलीय ठोस को, जैसे मान लिया ये हमारा कोई क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक, ये हमारा कोई सॉलिड है। जब इस सॉलिड को हम तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, इसको प्रेशर मारते हैं, टुकड़े हो जाते हैं ना। जब इसको हम तोड़ते हैं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो ये छोटे टुकड़ों में टूट गया इस तरह से, मान लीजिए। ठीक, एक जब बड़े क्रिस्टलीय ठोस को हम हथौड़ी द्वारा तोड़ते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और जो इसकी प्रॉपर्टी होती है और इसकी प्रॉपर्टी होती है दोनों सेम होती है। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कणों का मतलब परमाणु हो, चाहे अणु हो, चाहे आयन हो, जिससे मिलकर क्रिस्टलीय ठोस बना हुआ है, वो एक निश्चित उसका एक निश्चित अरेंजमेंट होता है। वो एक प्रॉपर मैनर में, एक सही सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, है ना। जब हम इन पे हथौड़ी मार कर इसको हम ब्रेक करते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे क्रिस्टल रूप में टूट जाता है। और क्रिस्टली जो छोटा टुकड़ा है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके जो भौतिक गुण होते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो उसमें जो गुण पाए जाते हैं वो बिल्कुल वही होते हैं जो उसके पहले वाले स्ट्रक्चर में होते हैं। यानी हम किसी बड़ी चीज़ को जब तोड़ के छोटे टुकड़े कर देते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी नहीं बदलती, उसकी प्रॉपर्टी सेम वही होती है जो उसके मूल की थी, जो उसकी मूलभूत की थी, जिससे मिलकर वो बना है। समझ में आया आपको?